चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जो है अर्थक्वेक स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग EQ। EQ इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, और इसमें जो है ज्यादा लंबा चैप्टर्स नहीं है, यानी कि अगर देखें तो टोटल 8 चैप्टर हैं, बहुत ज्यादा चैप्टर भी नहीं है, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको नंबर थोड़ा सा गेन करना है, नंबर ये काफी गेन करवाता है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, जितना लिखेंगे उतना नंबर पाएंगे उसी हिसाब से। चैप्टर फर्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी। तो अभी हम लोग सभी एलिमेंट के बारे में देखते हैं कि जो हमारे अर्थक्वेक हैं, अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, क्या कारण है, उसके कौन कौन से एलिमेंट हैं, उन सबको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा, भूकंप को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी, पहले ये जान लें कि पृथ्वी पर हम लोग रहते कहां पर है, तभी तो हमें क्या होगा, भूकंप महसूस होगा। तो आइए थोड़ा सा पृथ्वी पर चलते हैं, थोड़ा सा पृथ्वी पर चलते हैं और आपको पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा अवगत करा देते हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं पिछली बार भी यही देखा था, काफी लड़के बोले सर हमको यही नहीं पता था, ठीक है, तो इसलिए जो है पृथ्वी पर हम लोग रहते कहां पर हैं। तो ये हमारा मैप है, ये हमारा देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड है, और ये वर्ल्ड जो है ना, ये पूरा का पूरा इस प्रकार से रोटेट करता रहता है, देख रहे हैं ये जो हमारा गोलाब है पृथ्वी, ऐसे से रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या है, देखिए अभी भारत जो देश है, वो भारत कहां पर है, ये रहा भारत, ये क्या है, ये भारत यहां पर है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम लोग यहीं पर हैं, हाँ जी, हम लोग यहाँ पर पूरा ऐसे ऊपर रहते हैं, जैसे गेंद है, गेंद में हम लोग ऊपर ऐसे चारों तरफ रहते हैं, गेंद पे कुछ भी रख दीजिए, ऊपर चिपका दीजिए, बस उसी तरह से हम लोग ऐसे पृथ्वी पर चिपके हुए हैं। जहां जहां पर जो है इस तरह से हमारे क्या है, प्लेटें हैं, इसको प्लेट बोलते हैं, प्लेटें हैं, तो वहां पर लोग रहते हैं, अलग अलग देश हैं। बाकी जगहों पर क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए एक्चुअली क्या है कि पृथ्वी की जैसे जैसे हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं, अगर मान लीजिए इसमें काफी हम अंदर गए, इसके केंद्र पर गए पृथ्वी के, तो पृथ्वी के केंद्र पर जो है टेम्परेचर बहुत अधिक है, वैसे अभी तक इसके केंद्र पर कोई पहुंच नहीं पाया है, ना ही कोई चीज से चेक भी हो गया, नहीं चेक कोई कर पाया, बस मशीन से ये देखा गया कि हाँ इतनी इसकी गहराई है बस, लेकिन वहां तक कोई पहुंच नहीं, क्योंकि कोई भी चीज लेके जाएंगे ना तो क्या होगा, पूरा पिघल जाएगी, कितना बहुत ज्यादा हीटिंग है, तो इसलिए इसके केंद्र तक तो कोई चीज पहुंचना मुश्किल है। बट हाँ, टेम्परेचर जितना अंदर चले जाते जाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे सर फिर पानी ठंडा क्यों रहता है, पानी जब इससे निकलता है, तो भैया पानी वो किलोमीटर तक नहीं अंदर रहता है, बात समझे, वो एकदम ऊपर ही रहता है, 100-150 मीटर, 100 मीटर तो नहीं रहता, वो 80-90 फीट रहता है, तो उसमें तो ठंडा रहेगा ही। लेकिन अगर बहुत गहराई में अगर जाएंगे चट्टानों को चीरते हुए, तब फिर क्या होगा, वो अंदर आपको गर्मी ही गर्मी मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ऊपर ही ऐसे रहते हैं। अब जब भी भूकंप आता है ना, तो हम लोग यहीं ऊपर हैं, और अच्छा इसका एक भी रीजन ये है कि हम लोग गिरते क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम लोग क्या है, इधर इसकी तरफ आकर्षित रहते हैं पृथ्वी की तरफ, तो हम लोग गिरते नहीं हैं। और ये क्या है, एक और कारण है कि ये जब रोटेट होता है तो भी हम लोग नहीं गिरते। देखिए रोटेशन के साथ साथ एक तो अपने एक्सिस पर ये खुद रोटेट करता है, और साथ ही साथ ये जो है चक्कर भी लगाता रहता है, तो इसलिए जो है उसमें क्या होता है, ये हम लोग इसमें गिर नहीं पाते, और उसका मेन यही रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब भी भूकंप आएगा ना, तो भूकंप जब भी आता है तो ये जो प्लेटें हैं ना, ये प्लेटें ऐसे से वाइब्रेट करती हैं, हिलोरें उसमें उत्पन्न होंगी, अचानक वाइब्रेशन होगा, जिसकी वजह से जो भी इस धरती पर, जो भी पृथ्वी पर रहेगा, वो तुरंत क्या करेगा, हिलेगा, या घर वगैरह रह गया तो गिर जाएगा, ठीक है। तो यह फिनोमिना इसमें होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो भूकंप है, जो भूकंप है, वो भूकंप आखिर होता क्या है कि जो जमीन सतह पर जो भी व्यक्ति रहता है उस पर अचानक सा क्या होने लगता है, वाइब्रेशंस होने लगता है, या हिलोरें आने लगती हैं, जिसकी वजह से जो है उसमें जो जीव या निर्जीव जो भी उस पर वस्तुएं हैं, वो सभी क्या होती हैं, सभी में भी वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसी को हम लोग जो है भूकंप कहते हैं। यानी भूकंप की अगर बात करते हैं, अर्थक्वेक की अगर बात करेंगे, भूपृष्ठ को ही क्या कहते हैं, जमीन सतह, भूपृष्ठ को ही क्या कहते हैं, जमीन सतह, यानी कि ग्राउंड सरफेस में अचानक आने वाले हिलोरें एवं झटके
जिससे भूमि पर आधारित प्रत्येक जीव निर्जीव में कंपन होने लगता है। जीव मतलब जीव में सब कुछ आ जाएगा, जो जीवित हैं, हम भी, ह्यूमन भी, मानव भी आ जाएगा, जानवर भी आ जाएंगे, ठीक है, जंतु भी, सभी आ जाएंगे इसमें, हमारे क्या है, जीव में। तो और निर्जीव में जितनी भी वस्तुएं हैं आपकी, जो आपके घरों में रखी होंगी, पड़ी होंगी, वो सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। तो इन सभी में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होने लगता है, कंपन होने लगता है। और ये कंपन इसलिए होता है क्योंकि क्या होंगे, हिलोरे लगते हैं, झटके लगते हैं पृथ्वी पर, जिसकी वजह से ये कंपन होगा। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक कहते हैं। जब पृथ्वी के गर्भ में कोई विचलन होती है, पृथ्वी का गर्भ का मतलब होता है अंदर वाला, यानी कि बीच वाला पूरा पार्ट, ठीक है। जब भी कोई पृथ्वी के गर्भ की बात करे, गर्भ की बात अगर कोई करता है तो पृथ्वी के गर्भ की बात होता है कि पृथ्वी के अंदर वाला भाग, पृथ्वी के अंदर वाला भाग, ये जब अंदर वाले भाग के अंदर अगर देखें तो उसको गर्भ बोला जाता है। तो इस गर्भ में ही क्या होता है, यहां पर जो है यहीं से शुरुआत होता है, विचलन होता है, यानी कि जो हिलोरें आती हैं वहीं से शुरू होती हैं। तो जब पृथ्वी के घर में कोई विचलन होती है तो इसकी तरंगे चारों ओर फैलती हैं और उनमें कुछ भूमि की सतह पर पहुंचकर इस पर आधारित प्रत्येक वस्तु कंपन उत्पन्न करती है। तो यहां पर ये गर्भ से ही, यहीं से ही क्या होगा, तरंगे चारों तरफ फैलेंगी, यहीं से तरंगे क्या होंगे, चारों तरफ ये जो है फैलती हैं। जैसे यहां से तरंगे अगर निकलेंगी ना तो ऐसे ऐसे चारों तरफ फैलेंगी, और कुछ तरंगे यहां पर क्या होंगी, ऊपर की तरफ आएंगी और जहां पर हम लोग रहते हैं, और इतना तेज झटका देंगी कि चारों तरफ ये तरंगे ऐसे फिर हॉरिजॉन्टली फैल जाएंगी और पूरा का पूरा जमीन सतह वाइब्रेट होने लगेगा और पूरा बिल्डिंग धराशायी, ठीक है। तो जहां पर ज्यादा तरंगे जाएंगी तेजी के साथ, वहां पर ज्यादा क्या करते हैं, तीव्र करेंगे। तो उस पर भी चर्चा होगी, अभी आगे आएगा कि किस प्रकार की तरंगे हैं, कहां पर लग रही हैं, वो सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, वो आएगा, अभी एक चर्चा का विषय है, वो आएगा आगे चल के, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ इतने पर बात कर रहे हैं, तो पहले इसको समझते हैं। तो ये क्या, अब आगे देखेंगे यहां पर भूकंप का अभिज्ञान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अर्थक्वेक। कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये भूकंप ही आया है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये भूकंप ही आया है या आने वाला है, कैसे हम जानेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि पहला यहां पर देखिए, अर्थक्वेक अपने आने की कोई चेतावनी नहीं देता। वो ये थोड़ी ना बता के आएगा कि मैं आ रहा हूं, आप अलर्ट हो जाइए, कभी नहीं भूकंप बताता। ये अचानक सा ही आता है और हम लोग कुछ मौसम को देखकर कुछ अंदाजा लगाते रहते हैं, हो सकता है भूकंप आए, ठीक है। तो चेतावनी नहीं देता। हल्के भूकंप की प्रथम भनक भू सतह पर हल्की से थरथराहट या हवा में हल्की सरसराहट होती है। तो जैसे थोड़ा बहुत आया, एक बार एक झटका आया, तो जैसे पहला झटका आएगा उसी में क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे थरथराहट जैसा लगेगा, कुछ सनसना रहा है, तेजी के साथ ऐसा आपको महसूस होगा, ठीक है। फिर तब तक दूसरा तीसरा डोज आ जाता है, ठीक। इस प्रकार से छत या दीवारों से लटकती हल्की वस्तुएं, पंखे हिलने लगते हैं। तो हम जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी अगर अचानक भूकंप आ जाएगा तो ये जो डिजिटल बोर्ड हिलेगा, ठीक है, लाइटें हिलेंगी, तो हम समझ जाएंगे ओहो लग रहा है भूकंप आ गया, ठीक है। तो यही इसकी पहचान है, बाकी और कोई इसकी पहचान नहीं, क्योंकि अचानक सा ये आता है, तो आने के बाद ही हम पता कर पाते हैं कि ये भूकंप ही है, ठीक है। भूकंप की पूर्व सूचना या संकेतन, प्रिडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक, कैसे हमें पहले से ही सूचना मिल जाए या संकेत मिल जाए कि भूकंप आ रहा है। तो इसके लिए देखिए, पशु पक्षियों का असामान्य व्यवहार, जो पशु पक्षी है ना, पक्षी वगैरह चहचहाने लगते हैं अगर भूकंप आने वाला हो या ज्यादा आंधी तूफान इस तरह का कुछ हलचल जैसा होने वाला हो, तो क्या होंगे, वो चहचहाने लगेंगे। जानवर वगैरह खूंटे से जो बंधे होते हैं ना, वो इधर उधर भागने लगेंगे। तो ये ऐसा इनमें व्यवहार कुछ अलग होने लगता है, पशु पक्षियों का असामान्य व्यवहार होने लगता है। तभी हम लोग क्या करेंगे, ये समझेंगे कुछ यहां पर गड़बड़ होने वाला है। कुआं झीलों का जलस्तर, ये क्या होता है, कभी कभी जलस्तर जो है ना, पानी जो कुएं में या फिर झील में है, वो जलस्तर बढ़ जाएगा, या फिर उसमें क्या होगा, एक तरफ ज्यादा हो सकता है, इधर उधर मूव करेगा, हिलोरें आएंगी उसमें काफी तेजी के साथ, तो ये चीजें होने लगता है। आसपास की वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है, आसपास की वस्तुएं जो होंगी वो हिलना शुरू कर देंगी, तो इससे हम लोग समझ जाएंगे वो भूकंप आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे सिस्मिक हजार्ड, भूकंपीय संकट। क्या
सिज्मिक हजार्ड्स। ध्यान से एक एक टर्म का मतलब समझते रहिए, क्योंकि इन्हीं टर्म का आगे क्या होगा, अप्लाई कर दिया जाएगा। तो वहां पर जब हम इस टर्म का नाम लेंगे कि भूकंपीय संकट आया है, तो उसका मतलब आपको तुरंत समझ जाना है जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जरूरी नहीं है कि वहां हर जगह हम डेफिनेशन ही देखें, नहीं, जितने अभी ये एलिमेंट आप पढ़ेंगे आगे चल के, बहुत सारे अभी पढ़ेंगे आप, तो इन सभी का यूज है। आई बात समझ में? इन सभी का यूज है आगे चल के। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग देखेंगे भूकंपीय संकट यानी सिस्मिक हजार्डस में अगर देखिए तो भूकंप प्रायः अकेला नहीं आता है। ये कभी अकेला नहीं आता है, अपने साथ समुद्री तूफान, सुनामी, चक्रवात या बाढ़ या फिर लैंडस्लाइड जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी लेकर आता है। ये खुद तो आएगा और इनकी वजह से समुद्री तूफान भी आ जाता है, इनकी वजह से सुनामी भी आ सकता है, चक्रवात भी आ सकता है, लैंडस्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जैसे प्राकृतिक आपदाएं इन्हीं के साथ आती हैं, ये अपने साथ ही भूकंप लेकर आता है। तो जब भूकंप के साथ अन्य प्राकृतिक आपदाएं आए तो उनको कहते हैं सिस्मिक हजार्ड। तो ऐसे संकट जो भूकंपों से जुड़े हैं या इससे प्रेरित हो तो ठीक है, ये दो कट जाए, ये इससे प्रेरित हो तो भूकंपीय संकट यानी कि सिस्मिक हजार्ड कहलाते हैं। सिस्मिक हजार्ड का मतलब ही यही है कि भूकंप के साथ साथ यदि कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आ रही है तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, सिस्मिक हजार्ड्स यानी कि भूकंपीय संकट कहेंगे। ठीक है, भूकंपीय संकट कहेंगे। भूकंपीय संकट यही है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे भूकंप इंजीनियरिंग यानी कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। अच्छा, भूकंप तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग अर्थक्वेक इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं? यहां पर देखिए, इन जो भूकंप आते हैं ना, इन भूकंप का जो प्रभाव है, अगर हम इस प्रभाव को कम करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो हमें क्या करना होगा, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़ना होगा। ठीक है, ताकि हम लोग क्या करें, उसमें सुधार कर सके, लोगों को बचाव के लिए सारी व्यवस्थाएं कर सकें। ठीक है, क्योंकि भूकंप तो आना है, अब उसको हम लोग तो जीरो कर नहीं सकते। ठीक है, जीरो तो कर नहीं सकते, लेकिन उससे कम नुकसान हो, हम ऐसी व्यवस्था तो कर सकते हैं कि जिससे कम से कम नुकसान हो, है ना? व्यवस्था कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो वही चीज अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के अंतर्गत किया जाता है। तो भूकंप इंजीनियरिंग में भूकंपों का मानव तथा पर्यावरणीय संतुलन पर पड़ने वाले कुप्रभावों और इनको हुई क्षति उत्पन्न खतरों को रोकने या न्यूनतम रखने के उपायों एवं भूकंपों से क्षतिग्रस्त निर्माण कार्यों का अध्ययन करते हैं। जब भी भूकंप आता है, जो भी भूकंप की वजह से हानि हुई है, जो भी क्षति हुई है, जो भी खतरे हुए हैं या खतरे होने वाले हैं, ठीक है, तो इन सब के बारे में क्या किया जाता है, इसी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और भूकंप इंजीनियरिंग में भूविज्ञान यानी कि जियोलॉजी, सिज्मोलॉजी भूकंपीय विज्ञान और भूतत्व विज्ञान जो है जियोग्नोसी, संरचना इंजीनियरिंग यानी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, यहां पर एक चीज ये थोड़ा सा हमको लग रहा है कि गलत है क्या टाइपिंग में, नहीं सही है, जियोग्नोसी ही होता है, जियोग्नोसी या फिर संरचना इंजीनियरिंग यानी कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, रिस्क एनालिसिस एवं अन्य तकनीकी क्षेत्र आते हैं। तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग अंतर्गत हम लोग सिज्मोलॉजी भी इसमें करेंगे और इसमें जो है जियोलॉजी भी करेंगे और जियोग्नोसी भी करेंगे और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के भी बारे में यहाँ पर हम लोग सारी चीजें इसमें देखते हैं। मेन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का उद्देश्य यही है कि जो भी क्षति हो रहा है उसको कम करें, जो भी खतरे होने वाले उसको उससे बचाया जा सके। ठीक है, और जो भी यहाँ पर क्या है भूकंप से ज्यादा क्षतिग्रस्त है उसको न्यूनतम किया जा सके। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग इसमें पढ़ते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि ये जो हमारा भूकंप है, आखिर भूकंप के प्रभाव कौन कौन से हैं। देखिए क्वेश्चन के रूप में मैं इसमें नोट कर ऐड कर दिया हूं। क्वेश्चन के रूप में ऐड इसलिए किया हूं कि जैसे हेडिंग तो आप पढ़ लेते हैं, देखिए ध्यान से मेरी बातों को समझते रहिए, नहीं पेपर में आप लोग धोखा खा जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या है इसकी हेडिंग अगर आप देखेंगे, जैसे आप हेडिंग जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो इसमें यह लिखा रहता है कि भूकंप से होने वाले क्षति यानी कि लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, भूकंप से होने वाले क्षति
कौन कौन क्षति को बताइए, इस तरह से। अब यही चीज क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया कि भूकंप के प्रभाव कौन कौन है, प्रत्येक को संक्षिप्त में समझाइए। तो इसी तरह से क्वेश्चन के रूप में चाहे पूछ ले तो पूछेगा ही क्वेश्चन के रूप में, लेकिन यहां पर क्षति कह रहा है, यहां पर प्रभाव, तो बात वही हुई। आई बात समझ में? इसीलिए मैंने क्वेश्चन को भी यहां पर ऐड कर दिया है। हमारे नोट्स में भी आपको यही सारी, हाँ हैंड रिटन वाले में भी सेम यही है, उसी से ये टाइप किया गया है, दूसरे से नहीं है। ठीक है, जो चीजें एक्स्ट्रा अब आ रही पेपर के अनुसार उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है। इसीलिए तो इस बार चेंज करके पढ़ा रहे हैं पूरा, कि जैसे पेपर में कुछ अलग आ रहा है अब, तो थोड़ा बहुत जो अलग आ रहा है उसको इसमें ऐड कर दिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो एक बार मिलान कर लीजिए करिए आप लोग। अब इसमें जरा देखिए कि कौन कौन से हमारे प्रभाव हैं या क्षति है। तो पहला है भू सतह। भू सतह मतलब जो हमारा ग्राउंड सरफेस है। भूकंप से धरती फट जाती है। भू सतह पे क्या होता है, जमीन सतह पे क्या होता है, भूकंप की वजह से धरती क्या होगी, फट जाती है, क्रैक डेवलप हो जाता है और लंबी लंबी इसमें दरारें पड़ जाती हैं जगह जगह पे। ठीक है, भवन बिल्डिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, जरा देखिए बिल्डिंग में क्या क्षति होती है। भूकंप से भवनों की दीवारें फट जाती हैं और छत नीचे लटक जाती हैं। तो दीवारें फट जाएंगी और जो छत है, छज्जे हैं, वो नीचे लटक जाएंगे बिल्डिंग में। ठीक है, तीसरा है यहां पर सड़कें और पुलें। सड़कें और पुलें में बात करें तो सड़कें क्या होंगी, नीचे धंस जाती हैं, पुल वगैरह ध्वस्त हो जाते हैं, पुल वगैरह टूट जाते हैं। ठीक है, तो पुल वगैरह इसमें क्या होंगे, टूट जाएंगे। विद्युत लाइनें, जो इलेक्ट्रिक वाले पोल हैं, जो तार गई है ना लाइटों की, वो क्या होंगे, खंभे उखड़ जाएंगे। खंभे से ही तो लाइट जाती है पोल से, तो बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं। हाई वोल्टेज की तारें टूट जाती हैं। जो हाई वोल्टेज हाई टेंशन वायर जाता है ना, देखे होंगे लाइट का, वो तारें ही टूट जाएंगी अगर भूकंप आएगा। नदी तल, जो नदी का तल है, नदी का जो लेवल है, ठीक है, वो नदियों के तल ऊपर उठ जाते हैं। क्यों, क्योंकि भूकंप आया है तो इसमें हिलोरे होंगी और तल ऊपर उठ जाएगा। बाढ़, चट्टानें फट जाती हैं और उस पर जो जमी बर्फ है वो पिघल जाती है। बहुत ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ना जहां पर बहुत बड़े बड़े बर्फ जमे हुए हैं, और जब भूकंप आता है तो टूटेंगे और बाद में पिघलेंगे ना, तो पानी का रूप धारण कर लेंगे और फिर क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा उस क्षेत्र में। ठीक है, बांध, डैम टूट जाते हैं, तो बांध यानी कि डैम क्या होगा, टूट जाएगा। और चिमनियों एवं टंकियां टूट जाती हैं। चिमनी देखी होंगे बना होता है, तमाम फैक्ट्रियों की चिमनी बने होते हैं, ईंट वगैरह भट्ठों की चिमनी बने होते हैं, फैक्ट्री वगैरह लगे होते हैं, तो ये सब टंकियां वगैरह बनी होती हैं पानी वाली, सब टूट जाती हैं। पशु पक्षी क्या होते हैं, चहचहाने लगते हैं। ठीक है, खूंटों से इधर उधर भागने लगेंगे। हताहत लोग, जो भी लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे। सर्वविनाश, सब कुछ विनाश हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब क्षति है, यानी भूकंप से होने वाले क्षति हैं, प्रभाव हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कोई संदेह है अभी तक जितना पढ़ाए हैं, बताइए। किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए, बताइए। बताते नहीं आप लोग, आपसे अच्छा तो सेकेंड ईयर वाले बता देते हैं, जो नया एडमिशन ले रहे हैं, वो भी हमसे पहली बार मुलाकात हो रही है उनसे। आप तो हमसे पढ़ भी चुके हो 1 साल 2 सेमेस्टर, उनसे तो पहली बार मुलाकात हो रही है। चलिए, नो। आइए हम लोग अब अर्थ के बारे में समझते हैं, जो अभी अर्थ आपको बता रहे थे। ठीक है, आइए अर्थ के बारे में समझते हैं, जो आपको अर्थ बता रहे थे। ठीक, अर्थ के बारे में देख लेते हैं। चलिए, अर्थ जरा देखिए, पृथ्वी तथा इसका अंतःस्थ। अंतःस्थ मतलब इंटीरियर। जो ये पृथ्वी आप लोगों ने देखा है, जो ये पृथ्वी आप लोगों ने देखा है, कौन सी पृथ्वी, ये वाली, इस पृथ्वी का ही पूरा हम लोग भाग समझते हैं। इसको काट कर दे तो काटने के बाद अंदर क्या क्या दिखेगा, आई बात समझ में? तो इसी के पार्ट के बारे में ये समझा जाए। देखिए, अब इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अर्थक्वेक पढ़ रहे हो, तो कहां से भूकंप उत्पन्न होगा वो भी आगे चर्चाएं होंगी, तो इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी
है। ठीक है, तो इस पृथ्वी को आइए हम लोग काट कर, जैसे सेब को काट देते हैं, टमाटर को काट देते हैं, लेकिन इतना महंगा टमाटर है कहां से काटेंगे, तो सेब को जैसे काटते हैं, काटने के बाद अंदर एक एक लेयर दिखता है, उसी प्रकार से इसको भी काटेंगे तो इसमें भी लेयर दिखेगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग इसमें भी करेंगे। जैसे कि यहां पर आपने देखा, इस प्रकार से ये चित्र आप लोग देख रहे हैं, देखिए ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को इस प्रकार से काट कर ये निकाल दिया गया बाहर। तरबूज खरीदते हैं ना, तरबूज, तो लोग तरबूज में ऐसे टांका लगवा देते हैं ऐसे, और लगवाने के बाद ये पार्ट बाहर निकाल लाते हैं, तो वो क्या होता है, हमें ये पार्ट दिखता है। यानी कि हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग यहाँ ऊपर रहते हैं, और उसके नीचे ये वाला लेयर, फिर ये लेयर, फिर ये लेयर, ऐसे लेयर रहता है अलग अलग। ठीक है, इस प्रकार से ये लेयर रहेगा अलग अलग, देख रहे हैं अंदर। तो ये ऐसे है, जहां पीला वाला भाग है ये पूरा, ये सबसे ज्यादा गर्म भाग है, हम लोग ये ऊपर रहते हैं हरे वाले में। ठीक है, इस तरह से ये पृथ्वी है। आइए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं, इसके चीज जो भी पार्ट है उसको देखेंगे। ठीक है, तो भूकंप जो है पृथ्वी के भीतर से उपजते हैं, जो पृथ्वी के अंदर वाला भाग है गर्भ, वहीं से भूकंप क्या होता है, डेवलप होता है, वहीं से भूकंप आता है। इसलिए भूकंप को समझने के लिए पृथ्वी के भीतर स्ट्रक्चर को समझना आवश्यक है। तो पृथ्वी के जो अंदर जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसको अब हम लोग यहां पर समझेंगे। कुछ वैज्ञानिकों का विचार है कि भाई देखिए, अलग अलग वैज्ञानिक अपना अलग अलग जो है मत देते रहते हैं, अलग अलग कुछ न कुछ रिसर्च करते रहते हैं, तो इसलिए सारे वैज्ञानिक जो है वो अलग अलग अपना अपना मत देंगे इसके प्रति। तो कुछ वैज्ञानिक जो है, कुछ वैज्ञानिकों का विचार है कि 20 करोड़ वर्ष पहले, 20 करोड़ वर्ष पहले, अब सोचिए कितना साल पहले है, 20 करोड़ वर्ष पहले तक पृथ्वी एकल महाद्वीप थी। क्या थी, एकल महाद्वीप थी। 20 वर्ष पहले, ऐसा कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं क्या है, कुछ ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं कि 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी एकल महाद्वीप थी, और उस समय सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिन्हें पनगया यानी कि पैंगया कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, पैंगया कहते हैं। तो ये 20 करोड़ वर्ष पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। तो ये कहा गया था कि सभी महाद्वीप आपस में जुड़े थे और वो एक महाद्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एक महाद्वीप कहा जाता था। 18 करोड़ वर्ष पूर्व किसी समुद्री प्रलय ने, यानी कि 18 करोड़ पहले क्या हुआ, 18 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ, समुद्री प्रलय आ गया। प्रलय मतलब पूरा भूचाल आया होगा, सब कुछ विनाश हो गया होगा। समुद्री प्रलय ने इसके टुकड़े कर दिए। यह जब टुकड़ा हुआ, जो पैंगाया हमारा क्या था, पैंगया जो महाद्वीप था, ये अलग अलग भागों में बट गया क्योंकि टुकड़े हो गए। तो वो लारेशिया में बटा एवं गोंडवाना में बट गया। तो दो भागों में बटा, एक लारेशिया में बटा, दूसरा गोंडवाना में बट गया। ठीक है, दो भागों में पृथ्वी क्या हुआ, पृथ्वी नहीं अलग हुआ, जो ऊपर उसमें क्या थे, जो महाद्वीप थे वो अलग अलग बट गए। दो भागों में बट गई, दो भागों में वही बट गई, ये बट हो गई होगी, जिनके मध्य तेथ्या यानी तेथ्या सागर प्रकट हो गया। तो एक बीच में जैसे तेथ्या सागर है उस प्रकार से वहां पर आया होगा। जैसे ये समझिए, मान लीजिए पृथ्वी है ऐसे गोल में, ये पृथ्वी है ऐसे गोल में, तो ये भैया जो पूरे महाद्वीप होंगे ना, पूरा ऐसे रहे होंगे, तो ऐसे ये कुछ पार्ट ये अलग हो गया, ये कुछ पार्ट ऐसे हो गया, ये कुछ पार्ट लारेशिया बोलने लगे इसको, कुछ पार्ट लारेशिया बोलने लगे, और कुछ पार्ट इसको क्या बोलने लगे हम लोग, इसको हम लोग बोलने लगे लारेशिया के बाद गोंडवाना, और इनके बीच में पानी पूरा है तो इसको तेथ्या सागर बोलेंगे, ठीक है। और ऐसा देखा गया, कुछ वैज्ञानिक बताए कि धीरे धीरे क्या हुआ, अब ये आपस में सट रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अब आपस में सट रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, चलिए, तो यही चीज यहां पर बताया जा रहा है कि अच्छा पहले दुख सब एक ही में था तो उसको महाद्वीप कहते थे, लेकिन फिर कुछ जब फिर प्रलय आया तो वो दो भागों में बट गए, लारेशिया और गोंडवाना में, और उनके बीच में तेथ्या सागर प्रकट हो गया। ठीक है,
लारेशिया में उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, और गोंडवाना में क्या है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अंटार्कटिका के भू क्षेत्र बन गए। तो जो भारत है ना, भारत है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया है, ये सब किसमें है, ये सब जो है हमारे जो है गोंडवाना में है। बाकी लारेशिया में कौन कौन है देश, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब किसमें है, लारेशिया में है। तो इस प्रकार से ये जो है बटे अलग अलग। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, धीरे धीरे ठंड, जब प्रलय आया तो काफी अंदर की गर्मी बाहर आ गई थी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो ठंडी होती गई, भाई एटमॉस्फेरिक जो है वहां पर क्या होगा, एटमॉस्फेयर की वजह से हवाएं वगैरह लगेंगी, तो धीरे धीरे वो ठंडी होती चली गई। तो भारी एवं सघन द्रव जैसे कि लोहा है, निकल है आदि नीचे केंद्र की ओर गिरते चले गए। हल्के द्रव्य पृथ्वी की ऊपरी भाग में आ गए। जो ज्यादा वजनदार हैं वो अंदर क्रस्ट अंदर चले गए, ठीक है, अंदर नीचे पृथ्वी के एकदम बीच में। जो हल्के थे वो ऊपर ही रह गए। ठीक, धीरे धीरे जब ठंडा हुआ और जमने लगा तो वो चट्टानों का रूप धारण कर लिए। इस कारण जो है पृथ्वी के भीतर अनेक परतें बन गई, जिनको पपड़ी यानी कि क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ये CRUST होगा, क्रस्ट। मेंटल और कोर का नाम दिया गया। तो तीन भाग इसमें है, एक सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट है, उससे निचला भाग मेंटल है, और सबसे निचला भाग क्या है आपका, कोर है। सबसे निचला भाग कोर है। और जो आजकल खुदाई लोग कर करके देख रहे हैं, नहीं, लोहा निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, इस तरह से वो खोदने के बाद ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या हुआ, बाद में वो जम गया, धीरे धीरे ठंडा हुआ तो हार्ड हो गया, चट्टान का रूप धारण कर लिया। तो जो भी उसमें लौह अयस्क वगैरह निकाला जा रहा है वो सब इसी के अंदर से निकालते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग यहां पर इसमें थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, पर पपड़ी या फिर भू परपटी क्या है, क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आज नहीं देखेंगे, कल इसके आगे देखेंगे, क्योंकि अभी एक क्लास और देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा डिटेल्स में जाना है तो कल देखा जाएगा। ठीक, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्लास आरबीटी में। क्रस्ट, मेंटल और कोर, तीन चीजें कल देखना है और डिटेल्स में समझना है। ठीक है, हाँ, तीन ही मेन परत है। अर्थ में तीन मेन परत है, लेकिन वो काफी मोटी परत है, इतना समझ लीजिए। जैसे कोर की क्या मोटाई है वो हम आपको भी बताएं, किलोमीटर में है, किलोमीटर में मोटाई है। सेंटीमीटर तो दूर की बात है, किलोमीटर में मोटाई है। 2,000 3,000 किलोमीटर मोटाई है, इस तरह से। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस तरह से क्वेश्चन पूछा करिए। क्वेश्चन पूछने से क्या होता है कि और लोग भी सुनते हैं। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं वो और लोग जब उसका जवाब देते तो सभी सुनेंगे। आप भी अगर वॉइस कॉल के माध्यम से पूछेंगे तब पर भी लोग सुनते हैं। ठीक है, हाँ जी, आप लोग क्रस्ट पर रहते हैं, सबसे ऊपरी भाग में क्रस्ट पर रहते हैं। हम ही रहते हैं, आप ही नहीं, हम सब लोग क्रस्ट पर ऊपरी भाग में रहते हैं। हमें पृथ्वी का जो है ऊपरी क्रस्ट ही दिखाई देता है। ठीक है, हम लोग क्रस्ट ही देखते हैं और क्रस्ट से ही पानी निकालते हैं, एकदम नीचे से मेंटल से पानी नहीं निकालते। ठीक है, अब समझ गए आप लोग अभी तक? अच्छा सही से बताइए, अभी तक आप लोग को पता था? हम भेज देंगे। अभी तक आप लोग को पता था? कितने लोग को ये पता था बताइए ईमानदारी से, सही से बताइए, कितने लोग को पता था? बहुत लोग नहीं जानते होंगे। जब मैं पिछले साल इसको बताया ना कहां पर आप रहते हैं, तो कुछ लोग कहने ऐसा है, कुछ लोग बोले सर हम लोग सोचे पृथ्वी के अंदर रहते हैं। बात समझ रहे हैं? इसी तरह से नॉलेज आपको एक्स्ट्रा मिलता रहता है। पढ़ाई का मतलब नहीं सिर्फ सिलेबस ही पढ़ें, बेसिक नॉलेज भी होना जरूरी है। चलिए ठीक है, चलिए आइए अभी 5 मिनट में आ जाइएगा 8:30 पे। ठीक है, तब तक हम पानी थोड़ा पी लें, 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। ठीक, फिर 8:30 से शुरू करते हैं आरबीटी।